हाय गाइस, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस जो कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में है उसे देख लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका जरूरत अभी हम लोगों को आगे पड़ेगा। तो देखिए वो डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जब हम लोग ये वाला सिंबल बनाते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये बात जरूर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो एक कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नाम रेजिस्टर है। इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नाम रेजिस्टर है। और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी रेजिस्टर क्या है? तो ये एक एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर। तो ये जब सिंबल जब भी हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये एक रजिस्टर का सिंबल है। और इसके ऊपर जो हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ओम वैल्यू लिखते हैं, ये 5 ओम वैल्यू जो है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिकेट करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में, जिसको हम लोगों को समझ लेना है। वो क्या है कि रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस क्या है? तो एक प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। रेजिस्टेंस क्या है? तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। यानी ये जो आई करंट फ्लो होता था इसमें रुकावट पैदा करता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये पूरे कंपोनेंट को हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस था। स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो इस चीज में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे आज के, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो दो तरह से पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन पहले कहने का मतलब क्या हुआ? यानी हम लोग एक से ज्यादा रजिस्टर्स को जोड़ना चाह रहे हैं। कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसा है, उसके साथ हम लोग रजिस्टर जोड़ना चाह रहे हैं ऐसे, या हो सकता है ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये यहां से एक वायर गया, फिर निकाले, फिर एक वायर गया, फिर ऐसे निकाले। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहते हैं। तो ये दो तरह से पॉसिबल है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये दोनों अलग अलग चीज है। सीरीज कनेक्शन कुछ ऐसा आपको दिखेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये दोनों सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स के एग्जांपल है। यहाँ पे सीरीज रजिस्टर में क्या होता है और पैरेलल रजिस्टर में क्या होता है ये हम लोग को समझना होगा। दोनों के पीछे एक अच्छा डिफरेंस है जो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। वो ये है कि सीरीज रजिस्टर्स के केस में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के केस में, करंट का जो फ्लो करने का पाथ है वो एक ही है, सिंगल पाथ। यानी करंट जो आई इस रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है वो एक ही पाथ से फ्लो हो रहा है, आप देख भी सकते हैं आसानी से। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के केस में क्या होता है, जो करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन होता है वो एक से ज्यादा होता है। यानी यहाँ पे जो ये करंट आई है, ये ध्यान से आपको देखने पे पता चलेगा कि दो पाथ में चला गया है ना। तो एक से ज्यादा जब पाथ हो करंट के फ्लो में तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जब एक ही पाथ हो उसको हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए करंट क्या होगा, तो वो दोनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, जो आई करंट था वही इस रजिस्टर R1 से फ्लो हो रहा था और इसी रजिस्टर R2 से भी फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ R1 में I1 करंट गया और R2 रजिस्टर में I2 करंट गया। तो ये दोनों करंट का डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि पाथ का डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस था सीरीज और पैरेलल के बीच में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को देखते हैं। तो बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है। तो इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक्चुअली 3 रजिस्टर यूज हो रहे हैं, R1, R2
और R3, ये 3 रजिस्टर यूज हो रहे हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है? तो देखिए, ये जो करंट इस बैटरी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो पाथ है, इसका जो फ्लो का पाथ है, वो देखिए क्या है, वो क्या एक से ज्यादा है? देखिए तो यहाँ पे एकदम एक ही पाथ से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब एक ही पाथ से करंट फ्लो हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। कहने का मतलब वोल्टेज कुछ गिरता है हर रजिस्टर के अक्रॉस। यानी R1 रजिस्टर है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको V1 से डिनोट कर रहे हैं, R2 के अक्रॉस V2 से, और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको V3 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप को समझिए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या है कि ये जो रजिस्टर है इसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कुछ रुकावट आ रहा है। तो रुकावट आ रहा है, सिंपल सा बात है कि चार्ज के फ्लो में रुकावट आ रहा है। तो चार्ज के फ्लो में रुकावट आ रहा है, यानी ये जो रजिस्टर है इससे जब क्यू चार्ज फ्लो होगा तो उसमें रुकावट आ रहा था। तो रुकावट आ रहा था तो अब हम लोग को इस रजिस्टर के अक्रॉस इस चार्ज को मूव कराने में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो ये जो कुछ ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है इसके कारण जो है यहाँ इसके वोल्टेज V में कुछ गिरावट आता है, कुछ ड्रॉप आता है, उसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। और वही हर रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि रजिस्टर्स का अलग अलग वैल्यू होगा। R1 का 3 ओम होगा, R2 का 5 ओम होगा, R3 का 7 ओम होगा। तो हर रजिस्टर का जब अलग अलग वैल्यू होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप के बारे में छोटी सी जानकारी थी, इसको याद रखिएगा। अभी देखिए क्या है कि ये जो R1 रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है। R2 रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है, और R3 जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V3 है ना। अब क्या है कि ओम्स लॉ से हम लोग इसके वैल्यू को निकालते हैं, यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3 हो रहा है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 जो है इक्वल्स टू करंट सब में एक ही फ्लो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जो है करंट का वैल्यू हर रजिस्टर से एक ही होगा, जो कि I है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पाथ है करंट के फ्लो के लिए। तो R1 रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या है? I। तो क्या हो गया? I इंटू R। R क्या है? तो R1 यहाँ पे। ठीक है, फिर V2 यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रजिस्टर, वो क्या हो जाएगा? करंट I और रजिस्टर का वैल्यू जो है R2। सिमिलरली V3 वो क्या हो जाएगा? यानी R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा I R3। तो यहां पे हम लोगों को तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप मिल गया रजिस्टर्स के कारण। और ये जो बैटरी है इस पे भी हम लोग ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V। और करंट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है I। और इसका जो रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर का जो वैल्यू लेंगे वो टोटल लेंगे, यानी इस टोटल सर्किट का जो वैल्यू होता है रजिस्टर का उसको हम लोग R इफेक्टिव कहते हैं। उसको हम लोग R इफेक्टिव कहते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पे R इफेक्टिव टर्म यूज होगा, इसको REFF से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप इस V के बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस वापस इस पॉइंट पे आएगा, यानी पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वही नेगेटिव पे आएगा। लेकिन रास्ता में V1, V2, V3 ये 3 वोल्टेज ड्रॉप मिला, तो अगर हम लोग तीनों का सम करें तो वो भी V के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखिए V का वैल्यू हम लोग यहां से लेंगे, वो क्या है? I R इफेक्टिव। V1 का वैल्यू हम लोग यहां से लेंगे, वो क्या है? I R1। उसी तरह V2 का वैल्यू क्या है? I R2। और V3 का वैल्यू है I R3। तो
तो इस इक्वेशन को जो हम लोग देखेंगे तो I इस साइड तो रहेगा ही, यहां से I कॉमन आ जाएगा और बचेगा अंदर में R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि बहुत सारा रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और उसका जो टोटल वैल्यू होगा यानी R इफेक्टिव, यानी इस सारे रजिस्टर्स का जो इस सर्किट में इक्विवेलेंट वैल्यू होगा यानी टोटल वैल्यू होगा, इसी को हम लोग टोटल वैल्यू भी कहते हैं, वो सारे रजिस्टर का सम होगा, तो सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस का सम होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या था? R1, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 था, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R3 था, यानी इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा वो तीनों का रेजिस्टेंस का सम होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में था। तो दोस्तों हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को तो देख लिया, अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी डिटेल में देखते हैं। तो बोर्ड पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लिखा हुआ देख सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बना हुआ देख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के, यहाँ पे करंट के फ्लो के लिए एक से ज्यादा पाथ होते हैं, यानी यहाँ पे साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, is in more than one path। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के केस में क्या होता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो एक से ज्यादा पाथ में होता है। यहाँ पे देखिए आपको आसानी से पता चल जाएगा, ये आई करंट जो ये बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, और ये तीनों पार्ट में अलग अलग करंट जा रहा है, I1, I2, I3, ठीक है, और पोटेंशियल जो है यानी वोल्टेज ड्रॉप जो इस बार तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तीनों में सप्लाई हुआ है ये V, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है तीनों में सेम ही होगा, लेकिन करंट का वैल्यू तीनों में अलग अलग जाएगा। तीनों रजिस्टर में करंट का वैल्यू अलग अलग जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम ही होगा, यानी V तीनों में होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये करंट हम लोग समझने की कोशिश करें, ये करंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3, है ना। तो जब भी हम लोग इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएं तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, समझिएगा इस बात को। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाय R, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओम्स लॉ जब हम लोग पहले रजिस्टर पे लगाएंगे यानी R1 पे लगाएंगे तो उस पे करंट का वैल्यू क्या आएगा, तो इसके कारण जो करंट है R1 रजिस्टर पे वो I1 है, और I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V बाय R, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V और रजिस्टर का वैल्यू है R1। उसी तरह जब हम लोग R2 रजिस्टर पे लगाएंगे ओम्स लॉ तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है V और रेजिस्टेंस है इसका R2, तो V बाय R2 इसके अक्रॉस करंट, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग थर्ड रजिस्टर जो कि R3 है उस पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो हम लोगों के पास I3 का वैल्यू आएगा वोल्टेज ड्रॉप जो कि V है और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो कि R3 है। और इस बैटरी पे जब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे तो वहां पे हम लोगों को दिखेगा कि इसके कारण करंट I है और पोटेंशियल जो है वो इसका V है, ठीक है, वोल्टेज उसका V है, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R इफेक्टिव से डिनोट कर रहे हैं। इसी को हम लोग टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं सर्किट का, पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में भी हम लोगों ने देखा था। तो I जो इस बैटरी का है करंट, इस बैटरी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसका क्या है, तो R इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये चारों केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू मिल गया। अभी क्या है कि ये I करंट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1, I2, I3।
तो यहाँ पे तो डिवाइड हो गया और वापस जाने टाइम फिर से आई करंट ही आया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई जो है वो 3 करंट से मिलके बना था, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका कहने का मतलब ये है आई जो है ये तीनों करंट का समेशन है ना, आसानी से हम लोग देख सकते हैं सर्किट के थ्रू। और आई का वैल्यू हम लोगों को यहां से मिलेगा V बाय आर इफेक्टिव, और I1 का वैल्यू हम लोग यहां से देख सकते हैं वो क्या आया था, V बाय R1। I2 का वैल्यू सिमिलरली हम लोग कैसा आया था, तो V बाय R2। और I3 का वैल्यू जो आया था वो आया था V बाय R3। तो इस साइड जब हम लोग V को कॉमन लेंगे तो इस वाले V से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारे V को हम लोग हटा देते हैं और हम लोग के पास जो फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। वन बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के केस में जो टोटल वैल्यू रजिस्टर का एक सर्किट का निकलेगा वो हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी 5 ओम रहेगा, ये 3 ओम रहेगा, ये 2 ओम रहेगा, तो हो जाएगा 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय आर इफेक्टिव। और इसका हम लोग ऊपर ले लेंगे आर इफेक्टिव को, तो हम लोगों को टोटल वैल्यू मिल जाएगा। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने हमेशा बताया है, वो है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे। तो वो हम लोग करंट के पाथ को देख के पता कर लेंगे कि एक पाथ है तो सीरीज कनेक्शन है और एक से ज्यादा पाथ है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो हम लोग को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के रिलेटेड अगर रह गया। तो दोस्तों आइए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और अपने सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पे बोला जा रहा है, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड C एंड A एंड C। 3 अलग अलग पाथ के लिए हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी REFF का जो वैल्यू था वो कैलकुलेट करना है, यानी टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सीरीज कनेक्शन है और कौन सा पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए ये जो करंट आ रहा होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको आसानी से हम लोग देख के बता सकते हैं ये पैरेलल कनेक्शन है ना। और उसके बाद यहां फिर से करंट पहुंचा होगा तो फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए। तो इसको भी देख के हम बता सकते हैं कि ये तीनों भी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा पैरेलल कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन क्या है। तो जब ये पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टर का वैल्यू आएगा, ठीक है, और ये पैरेलल रेजिस्टेंस को पूरा को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टर का वैल्यू आएगा कुछ, ठीक है। तो ये दोनों फिर आखिरकार लास्ट में एक दूसरे से सीरीज में रहेगा। नहीं समझ में आया तो कोई बड़ा बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फिर। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ए और बी पाथ देखिए कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी इस दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो देखिए यानी आर ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, करंट का डिवीजन हो रहा है, यानी 2 पाथ में जा रहा है तो पैरेलली कनेक्टेड है। तो 3 जो है वो 6 के साथ पैरेलली कनेक्टेड है ना। 3 ओम वाला रेजिस्टेंस और 6 ओम वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल वाले का फॉर्मूला वो क्या होता है, 1 बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा सीन होगा, 1 बाय RAB यानी ये वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, क्योंकि R1 का वैल्यू 3 है और R2 का वैल्यू 6 है, यही होगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 LCM आएगा, यहाँ 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 बाय 6 जो कि हो जाएगा 1 बाय 2, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो RAB का वैल्यू आ जाएगा। तो RAB का वैल्यू जो है वो यहां से कितना आएगा,
तो 2 ओम आएगा। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया आसानी से कि Rab का वैल्यू 2 ओम। तो देखे आप लोग कि कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिए। तो पहला वाला के केस में क्या आ गया, Rab 2 ओम। तो पहला का हम लोगों को आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी और सी के बीच में ओवरऑल रेजिस्टेंस बताइए, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए। तो बी और सी सबसे पहले हम लोग पाथ आइडेंटिफाई करेंगे कौन है, तो बी ये है और सी ये है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा रजिस्टर आ रहा है। तो ये तीनों 6 ओम वाला रजिस्टर आ रहा है, तो इसी तीनों से हम लोगों को वैल्यू निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। तो वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी करंट आ रहा था और 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, यानी 3 पाथ था करंट के फ्लो के लिए। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्शन का हम लोग फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है सेकंड नंबर के केस में, आर इफेक्टिव, यानी बी और सी के बीच का वैल्यू। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पैरेलल वाले का फॉर्मूला ये होता है, 3 आ जाएगा तो प्लस 1/R3 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रजिस्टर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/RBC इज इक्वल टू 1/R1, यानी 1/6। तीनों यहाँ पे इक्वल ही है, तो 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही था फॉर्मूला यहाँ पैरेलल के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3/6, यानी 1/2। और इसी को जब रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तभी आपको आरबीसी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आरबीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ओम, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। रेसिप्रोकल आप लोग सब समझ रहे होंगे, यानी 1/2 था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा 2/1, यानी 2 ओम। ठीक है, तो अब बी एंड सी के बीच में भी हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। वो क्या था, तो आर बीसी था और उसका वैल्यू आया है 2 ओम। तो सेकेंड सॉल्यूशन भी मिल गया, फर्स्ट सॉल्यूशन भी मिल गया। थर्ड सॉल्यूशन इस दोनों के सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए वो कैसे। तो दोस्तों थर्ड केस में ए एंड सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने को बोला जा रहा है। तो ए और सी पाथ हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर ले कौन है, ये ए है और ये सी है। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव को देखेंगे। तो इसका इफेक्टिव देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये पूरा पाथ, और इसका इफेक्टिव। इसका इफेक्टिव जो है हम लोगों ने अभी निकाला था RAB, है ना, तो उसका वैल्यू आया था 2 ओम। और इसका इफेक्टिव हम लोगों ने अभी निकाला था बी और सी का, जिसका आया था 2 ओम, और बीच में एक वायर था। तो जब हम लोग ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो आसानी से देख के बता सकते हैं कि यहाँ करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, सेम करंट फ्लो हुआ है पूरे वायर में। तो ये एक सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन, और ये जो है ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ए और सी के बीच में देख के बता सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वो क्या होता है, आर इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि RAC यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में वो क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 4 ओम। तो RAC का भी हम लोगों को वैल्यू मिल गया, वो है 4 ओम। तो आप लोगों ने देखा होगा कितने आसानी से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स फिगर को आसानी से सॉल्व करके सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू आसानी से निकाल लिए। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। आगे हम लोग इस पे बहुत क्वेश्चन बनाएंगे जब हम लोग सेपरेट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट इस लेक्चर को लेकर रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। होती है आप सबसे मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।